शून्यकाल श्रीमती सोनिया गांधी जी। Mr. Speaker, sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? and global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. Sir, through you, I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power. Thank you. डॉक्टर सुकंद मजूमदार। थैंक यू सर। मैं इस शून्यकाल में अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपके नज़र में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसमें बुनियादपुर में सीपीडब्ल्यूडी का सेंट्रल डिवीजन ऑफिस था। एक कोरोना काल के दौरान इस ऑफिस को क्लोज किया गया है। मैंने मंत्री जी को बहुत बार इसके विषय में चिट्ठी लिखा है। देखिए, एक ऑफिस क्लोज करना सिर्फ ऑफिस क्लोज करने के साथ सीमित नहीं रहता। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस के साथ बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है जो कैजुअल स्टाफ बन के वहाँ पे काम करते हैं। तो इस कोविड काल में जहाँ पे हमारे सरकार की नीति है कि लोगों का जॉब ना जाए, लोगों का नौकरी ना जाए, उस समय पे इस सेंट्रल ऑफिस को बंद करना मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है एज ए जनप्रतिनिधि, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते इस तरह के डिसीजन होने के पहले उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ इस विषय में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि वो अपने सिद्धांत को पुनर्विवेचना करे और इस ऑफिस को खोलने का निर्देश दे। धन्यवाद सर। दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो कांग्रेस पार्टी है सर, ये 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये संविधान है सर, और संविधान में आर्टिकल 19 है, संविधान का आर्टिकल 19 है सर। और ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट जो सोनिया जी आरटीआई लेकर आई,
वो आईटी एक्ट में 66A लाकर इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको रोकने का प्रयास किया। और ये जो मानसिकता है स्पीकर महोदय, ये मानसिकता ये है कि 14 अगस्त को यदि भारत का विभाजन हुआ तो उसमें से नेहरू का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए। उसी तरह से यदि तिब्बत दे दिया जिसके कारण आज यूक्रेन आज रूस अच्छा कर रहा है सर, यूक्रेन पर फाइट कर रहा है। आज आप समझिए कि तिब्बत की हिस्ट्री को ये बुलाना चाहते हैं, 62 बार के हिस्ट्री को बुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी को ये बुलाना चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कश्मीर के इतिहास को बुलाना चाहते हैं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, इनको ये बताना चाहिए कि गुल मोहम्मद शाह को किस आधार पर जो है कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था और जिसके कारण कश्मीर का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरा आपके माध्यम से ये है, मेरा आपके माध्यम से कि फेसबुक और ट्विटर जो है स्पीकर महोदय, वो पब्लिशर है कि इंटरमीडियरी है, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। ये संविधान ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है अधिकार दिया हुआ है। और आज यदि यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ दिखाई देता है, जिन्होंने कि इंडियन एयरफोर्स के अफसर को मारा, तो उसको रोकने की कोशिश है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना के कांग्रेस के समय किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया उसकी व्यवस्था करिए और देश को व्हाइट पेपर में सभी को जानकारी दीजिए और कांग्रेस पार्टी को भी बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। भीमराव पाटिल। Thank you, sir. Sir, with your permission, I would like to change the subject as I have already spoken on railway issue yesterday, sir. Today, I would like to raise a very important issue pertaining to our Telangana state. Sir, Secunderabad cantonment area is spread over large part of northern side of Hyderabad city. Two major roads connecting Nagpur and interstate highways connecting Chandrapur and a few state roads are passing through the cantonment. Over a period of time, these roads have been widened owing to growing traffic demand. However, the state could not do so in the cantonment limits because the local officials are not permitting the same, sir. Indeed, Telangana state is now proposing to have the roads further widening and construct flyovers, skyways in order to meet the fast-growing traffic requirements. Periodically, the roads in the cantonment area are closed to civilian traffic during night time. This is causing much inconvenience to the public and creating friction with the local authorities. Speaker, sir, though the chair, I bring to the kind notice the Honorable Defence Minister the above mentioned issues and request the instructions may kindly be given to the local cantonment official by the Honorable Minister and Ministry of Defence to extend necessary cooperation in this regard, providing permanent solution to these vexatious issues at the earliest, sir. Thank you, sir. Lao Sri Krishna. Lao Sri Srihina Gavit. Sri Manne Srinivas Reddy. Sir, Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak today. As the House is aware, the Honorable Members of Parliament can recommend 10 names of admission of candidates in Kendriya Vidyalaya schools for an academic year in their parliamentary constituencies, which is insufficient. With much consent, I would like to draw the kind attention of the House that there will be around 7 lakh of population is parliamentary constituencies and the constituencies which are surrounding to metropolitan and other cities have hug population are more than 10 lakh also, and my Mahabubnagar parliamentary constituency, which is near to Hyderabad in Telangana state, is one among them. My constituency people reminding me wherever I go on tour and I am unable to give convincing reply with regard to KV admissions. Not only me, but the entire August House will agree with me that almost all the MPs are facing lot of pressure from all walks of this admission of their words in KV schools, and especially
there is lot of demand from the poor and middle class people. Therefore, I request the Honorable Minister of Education through the chair to kindly consider for increasing the quota of Honorable MPs for recommending the admissions of more seats in Kendriya Vidyalaya schools. Thank you, sir. Shri K. Suresh ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, in Kerala, the Pinarayi Vijayan government is undeclared war with the common people or local people, sir. Sir, Kerala government K-Rail Silver Line semi-high-speed rail corridor project is an example of communist brutality and terror as the project is bulldozed through the homes and field of property, field of people by a criminal gang of CPIM affiliated police, revenue officials and K-Rail employees who are nothing but gundas of the LDA government. Sir, the criminal employees who are the henchmen of the state government violate every law of the land. They break open the homes of the people whose assets were earned from the entire lives and hard work. So the criminal gang of policemen and K-Rail officials plant survey stones inside people kitchens while helpless women, children, senior citizens, bedridden patients and even priests are terrorized and assaulted. They cry in utter helplessness, witnessing the government become a mafia gunda gang to implement Silver Line project, which is nothing but a ticking time bomb planted over Kerala, sir. Sir, even properties belong to churches, temples, and places of worship, schools, hospitals are being targeted for acquisition of Silver Line project, which does not hold any permission from the Indian Railways, Government of India, Niti Aayog. Sir, the Silver Line, sir, this is my personally Demand. Yeah. I am coming, sir. Sir, I am describing the incidents what happened in my constituency, sir. Sir, the Silver Line project is a prodigal white elephant with nothing less than 1 lakh crores plus bear, whereas the state government has produced fabricated and fake DPR, whose rosy picture to illustrate it with 60,000 crores as it cost estimated and is painted an environmental friendly project, sir. Sir, I will further explain to how the police and K-Rail goons have terrorized people by referring to an incident in Mulakkuzha village of Chenganur Taluk of my Lok Sabha constituency, Mavelikara. After hearing reports of police and K-Rail officials brutally assaulting women, children, parish priests and elderly people, I reached sport to resolve the issue and save the people of my constituency from the police brutality. But instead of consulting with me, the police and K-Rail officials started abuse and harassed me. They did not even stop their verbal abuse and caste harassment, even when they know that I am a member of parliament who represent the people. If such violence is shown against an MP, you can very well imagine what the common people, the women, children and elderly and even priests will have suffer when K-Rail goons knock at their doors like Nazis searching of Jews. The K-Rail officials and corrupt policemen with loyalty only the CPM and Chief Minister Pinarayi Vijayan are selected for carrying out the mission Silver Line, who terrorize and assault everyone. I must also let the officials and police will turn to the Waterloo of CPM. Its action will be result creating Nandigram in Kerala. Sir, therefore, sir, I am concluding, sir. Therefore, I am very thankful to sir give me opportunity to raise this very, very emotional issue in my country. Sir, I am concluding, sir. Therefore, by taking note of the atrocities and illegal action undertaken by the state government and Pinarayi Vijayan government, I request all the steps be taken Government of India to deny the desist permission of any kind of K-Rail Silver Line project so that the state is saved from the colossal disaster. In this issue, sir, in this subject, sir, I have given a notice for privilege motion. Kindly accept my privilege motion, and for I am also among the member of the privilege committee. Kindly forward to privilege committee. Please, I humbly request you, sir. Sir, the undeclared war is going in Kerala, sir. Undeclared war.
Russia-Ukraine war is going there. But in Kerala, another similar war is going. Another similar war is going on in Kerala, sir. Undeclared war is going. They are the government of Kerala. Government of Kerala. Sir, government of Kerala, without notice, they are reaching the police and air rail officials, going to their homes and putting the stone. Well, Lao Sri Krishna. Yeah, thank you, sir. Pidugurala, which is in Palnadu area, located on Guntur-Hyderabad highway, is popularly called the Lime City, as it is the hub of the limestone industry, sir. Since 1995, the industry has been facing a lot of crises, sir. But due to pandemic and also due to the recent Ukraine crisis, this whole issue has been blown out of proportion, sir. A ton of coal is costing right now around rupees 11,200 rupees, sir. But now it is costing, the cost has increased to almost 14,700 rupees, sir. In 2020, the price of petcoke was just around 8,500 per ton, sir. Now it has been shot up to almost 18,500 per ton, sir. The availability of coal and petcoke has also become a major issue. According to the manufacturer, they're losing around 400 to 500 rupees per ton, sir, in manufacturing of the lime powder. So, respected sir, through you, I request the Minister of Coal to either allocate or subsidize coal for the local manufacturers in Pidugurala so that they will be competitive across the country, sir, because this is the part of Atmanirbhar. So I hope the ministry will take this in a positive way, sir. Thank you very much. Shri S. Ram Lingam. Sir, thank you, sir. The textile and handloom industry in India is the second largest manufacturing industry, which are presently undergoing huge financial stress and closing its all operations mainly due to tax burden. In addition to COVID distress, the government has notified an increased GST on natural fiber products, including apparels, from 5% to 12%, which might affect the textile manufacturing units in large extent. Due to above-mentioned reasons, the textile exports comprising textile, apparel and handicraft have affected badly. The present unsustainable price rise of cotton yarn has sabotaged the textile industry and affected the livelihood of thousands of workers. Additionally, the union government has brought the levy of 5% custom duty and 5% agricultural imports, which have infrastructure development cess and 10% social welfare cess on both, totaling 11% on cotton imports, which have unprecedented impacts on cotton price. Thus, I have requested the union government to keep the GST rate low and temporarily suspend 11% import duty on cotton yarn for certain time period and take relevant policy decisions to safeguard the interest of workers. Kindly extend the subsidy of 5%, which can save millions of small-scale workers. Kindly take some relevant measures to revive the MSME sector and allow them to participate in the procurement process. I humbly request you, sir, the minister to take necessary intervention to control the rising price of cotton yarn. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षितता सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है. देश भर के 65 लाख से ज्यादा लोग ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं. 2018 में श्रम संबंधित सदस्य समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त 2013 में कोश्यारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है. मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तित करे. ईपीएस 95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को
कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इस पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। धन्यवाद सर। श्री मनोज तिवारी जी। परबत भाई पटेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बनासकांठा में वर्तमान में चल रही 6 मार्गीय भारतमाला परियोजना में किसानों को खेतों के रास्ते में एवं बारिश के पानी निकासी के संबंध में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिनको मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अवगत करना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, जिस किसान के खेत में सड़क गुजर रही है उसका सर्वे नंबर ब्लॉक में 2 हिस्से में सड़क के कारण बन जाता है, उसमें दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता कहीं से भी बचता नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके लिए सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड का प्रावधान रखना चाहिए ताकि किसान अपने खेत में जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में दोनों साइड सर्विस रोड न रखना कंपनी के और से दोनों साइड में प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि वो बंद कर देनी चाहिए ताकि किसान अपने खेत में आवाजाही कर सके, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। ये एक मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं, जालोर में भी यही बात चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त लिखित समस्याओं को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द हल किया जाए, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो और परियोजना का कार्य भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सर। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल। सर, मैं आपका आभारी हूं और होली की शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं मराठी में बात करना चाहता हूं। मराठी अगर है तो, नहीं तो हिंदी में बात करूंगा। बोलो आप मराठी। माझ्या लोकसभा मतदारसंघात सातारा जिल्ह्यात पाचगणी आणि महाबळेश्वर ही थंड हवेची ठिकाणं ब्रिटिश काळापासून गाजलेली आहेत। त्या काळातली लोकवस्ती अतिशय थोडी होती। 10-20 लाखांची लोकसंख्या कदाचित माझ्या जिल्ह्यात असेल, आज ती तिप्पट झाली आहे। भारताच्या सगळ्या क्षेत्रातून पाचगणी येथील जे शाळा आहेत, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आहेत, त्याकरता विद्यार्थी येतात। पण गेले कित्येक वर्ष या भागाचा विकास करण्याकरता पाचगणी आणि महाबळेश्वर नगरपालिकेनं जो मास्टर टुरिझम प्लॅन भारत सरकारने पाठवला आहे त्याच्या कोणत्याही प्रकारची दाद घेतलेली नाही आणि त्यामुळे आहे या भागामध्येच सगळ्या योजना राबवाव्या लागतात आणि त्यामुळे येणाऱ्या प्रवाशांना राहण्याची सोय होत नाही। खेळणी, घोडे इत्यादी जे करमणुकीची ठिकाणे ते होत नाहीत। ब्रिटिश काळामध्ये घोड्याच्या पाठीवरून वेगवेगळे पॉइंट्स बघण्याकरता राईड्स होत असत, त्या ढासळलेल्या आहेत, पायऱ्या निखळलेल्या आहेत, घोड्यावर पंड्याच्या संख्या जो वाढलेला आहे, तेव्हा सामान्य जना परवडेल अशा, खिशाला परवडेल अशा पर्यटनाचा संधी मिळावी म्हणून जो मास्टर प्लॅन दिलेला आहे तो मास्टर प्लॅन लवकरात लवकर मंजूर करून त्या भागातल्या स्थानिक रोजगार करणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना रोजगार मिळावा, फळ विक्री करता यावी, फूल विक्री करता यावी, घोड्यावरनं सवारी करता यावी, याकरता जास्तीत जास्त प्रयत्न होण्याकरता आपण यात लक्ष घालावून आपल्या मार्फत आदरणीय वन व परिवहन मंत्र्यांनी ती परवानगी द्यावी हीच माझी प्रार्थना आहे। आपण मला या आज मराठीत बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी आपलं मनपूर्वक आभारी आहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गतिशील प्रोजेक्ट के तहत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों व सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने पूर्व में अनेक सौगातें देकर संसदीय क्षेत्र के लोगों को अनुग्रहित किया है। महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वर्ष 2016-2017 में प्रिंसिपली स्वीकृत की जा चुकी हैं और
उनकी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी सबमिट किया जा चुका है। ये सड़क मार्ग हैं सोइला से बालेसर वाया तिवरी ओशिया सड़क 126 किलोमीटर, खारिया NH 25 से रणसी बोरुंदा गोटन होते हुए NH 58 तक 105 किलोमीटर, देसूरी NH 162 से सादरी लुणावा बेरा कागड़रा होते हुए पिंडवाड़ा तक 90 किलोमीटर, रोहित NH 62 से आवोर NH 325 तक 82 किलोमीटर, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक 50 किलोमीटर, सोजस से सिरियारी एम देसूरी तक 93 किलोमीटर, सांडाराव से बाली होते सादड़ी तक 43 किलोमीटर, जोधपुर बाईपास 61 किलोमीटर, मान्यवर मानिए इस विषय पर चर्चा डिबेट इस विषय पर उस पर डिटेल चर्चा कर लेना। नहीं बस हो गया सर, 2 लाइनें मेरे संसदीय 2 लाइनें रही। मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी उल्लेखित की सड़कें प्रमुख व्यापार और पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इसलिए इन सड़कों को आर्थिक दृष्टिकोण, आवागमन एवं आमजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए इन सभी सड़क मार्गों को नेशनल हाईवे के रूप में विकसित करने हेतु आग्रह करता हूं। महोदय, मेरे सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व की भांति आप इन मांगों को भी सहृदयता पूर्व कार्रवाई करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये सौगातें देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री संगनन्ना अप्रप्पा कराड़ी। Sir, respected sir, speaker sir, yesterday I talked this matter, even though I want to talk few words sir. Sir, I would like to thank Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, and Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Railways, for their keen personal interest in the various development work in my parliamentary constituency Koppal in Karnataka. My constituency Koppal comes under the 371J, is a backward district with the over 18 large, 6 medium, and over the 100 small scale industries spread from the about 150 rice mills. In 2021, government approved the toys manufacturing cluster, which is the coming in the area of over the 400 acres of land. My constituency is surrounded by the tourists as well as pilgrims places, which attracts the tourists and devotees from the nearby and far off places, also from abroad. Anjanadri Hills is a revered place, which is believed to be birthplace of the Lord Hanuman. World Heritage Place. Happiness is the tourist as well as pilgrimages. Center or the sit out in my constituency due to the influx of the tourists and the pilgrims. The available facilities are insufficient, causing inconvenience in the and discomfort. Through you, sir, I request Honorable Railway Minister upgrading the railway station as Gangavati in Koppal. Through you, sir, I request Honorable Rail Minister of upgrading the railway station in Gangavati, Koppal, various facilities for the comfort of the visiting tourists and pilgrims, which is the turn results in the increase in the number of visitors and the development of the locally available trade and commerce would be highly appreciated. And, sir, one new 35-kilometer length railway line in from the Gangavati to Daroji. It is very essential for trade and commerce purpose. Second one, restart of the Kolhapur Hyderabad Express, train number 11303, 11304 and Hubli Tirupati train 57273, 57274. Two new BG projects has been completed within the March 2024, Gadagwadi and Munrabad to Mehboob Nagar. Request you to start new trains 1 minute between Ayodhya to Kiskinda Gangavati and Hubli to Bidar via Ballari under the Vande Bharatam scheme. Thank you, sir. Sri Pradyut Borodoloi. I'm very constrained to point out and regret to say that due to the apathy, indifference and inaptitude of the Jal Shakti ministry, sir, that a state like Assam has been continuously suffering because they have not been able to perceive the
problem in totality of flood and erosion. We have been trying to raise this problem again and again for the last couple of years, sir. Sir, Assam, the land area, almost 40% of the land area is flood prone. But flood comes and goes away. What is the year-long phenomenon that affects Assam is the river erosion. And that erosion has not been addressed, sir. And then Assam has lost 4.4 lakh hectares of land to erosion. And that is why we have been trying to draw the attention of the Jal Shakti Ministry, and we have been requesting them to address this problem in totality. So we have some suggestions to them. I'm just reading out the suggestions to include erosion in the admissible list of calamities for government assistance under the National Disaster Response Force, NDRF. Number 2, add flood control and management, including anti-erosion schemes, to the concurrent list. Number 3, reactivate the model draft bill for floodplain zoning and provide financial assistance, especially to popular states, to enact the same to facilitate compensation and provisioning of alternative lands to those displaced. So these problems have to be tackled, and this is our honest request. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले लगभग 2 साल से ये कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक रहेगा। आम जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था तक सबको हिला कर रख दिया। दुनिया का हर सेक्टर इसकी चपेट में आया है। बेरोजगारी भी बढ़ी है। इसकी चपेट में डिफेंस सेक्टर खासकर 3 सालों में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कोई भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में देश का नौजवान और एज हो चुका है। अब वह नौजवान जो कई सालों से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओवर एज होने की वजह से अब आर्मी और फोर्सेज की भर्तियों में भाग नहीं ले सकेंगे। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के भी हजारों प्रार्थी इसमें शामिल हैं, जो देश की सेवा हेतु सब काम छोड़कर तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन कोविड महामारी ने उन नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी व रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए कोविड की वजह से ओवरेज प्रार्थियों को उम्र में कम से कम 2 साल की छूट दी जाए, ताकि इन नौजवानों को कई साल की मेहनत बेकार ना जाए और इन नौजवानों को देश की सेवा का मौका मिल सके। धन्यवाद। मोहन भाई, कल्याण भाई, कुंदरिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस, अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस टाइम टेबल के और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सभी ट्रेनों वाराणसी अहमदाबाद पहुंच के रेलवे यार्ड में 22 घंटा तक खड़ी रहती है, तो सभी रेलवे को अहमदाबाद से राजकोट तक आसानी से टर्नओवर के लिए पर्याप्त समय है। तो हम इन ट्रेनों को राजकोट तक विस्तार किए गए, तो राजकोट के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का रूप में माना जाता है और ये रेलवे के लिए ईएसपी का अतिरिक्त स्रोत भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से माननीय रेल मंत्री को आग्रह करना चाहता हूं कि वो ट्रेनों के राजकोट तक लंबाना चाहिए। थैंक यू। आभार। अदूर प्रकाश। Thank you, Speaker, sir. I request immediate attention of the government on detention of Indian fishermen in Indonesia and Seychelles. Indonesian authorities have detained 8 Indian fishermen on 7th March 2022 for crossing the sea border. These fishermen went to the sea from Andaman and Nicobar Islands. Their boats crossed the sea border in strong wind, and they were held by the Indonesian authorities for legal proceedings. 3 fishermen are belonging from my constituency in Kerala, and 5 are from Tamil Nadu. In another 2 incidents, the Seychelles Coast Guard has detained 58 fishermen from India on charges of violating their territorial waters. The arrested fishermen belong in 2 boats from Kerala and Tamil Nadu.
Sir, I request immediate intervention of the government to release and repatriation of fishermen detained in Indonesia and Seychelles. Thank you, sir. Shri Kumar Hebram. Thank you, Speaker Sahab, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent of my constituency. Sir, in my district, Jhargram, there is one and only one Aadhaar facilitation center at Jhargram Head Post Office in West Bengal. Earlier, there were 2 counters in operation for new enrollment, correction, etc. in the Aadhaar card at Jhargram Head Post Office. Presently, only one counter is operating for the enrollment, correction, etc. Due to closing of another counter, the common peoples are facing enormous trouble to enroll or necessary correction. It is taking more than 5 to 6 months to enroll or correction in Aadhaar. It is also mentioned that the pre-formalities for Aadhaar card are being done in a temporarily placed table under the staircases. Therefore, it is my humble request to the concerned minister, through you, kindly bring 5 or more counter functional at Aadhaar Facilitation Center at Jhargram Head Post Office and allot a dedicated room with ample space for Aadhaar Facilitation Center so that the common people are able to get them enroll or make necessary correction smoothly. Thanking you. Shri Devendra Singh Bhole. माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ पूरे सदन को शुभकामनाएं। महोदय, आपने आपके माध्यम सदन और सरकार पर हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर और अकबरपुर में जाम की समस्या के निदान हेतु आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मानवर कानपुर महानगर जाम की विकराल समस्या है। लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला शहर और वह शहर कानपुर 2 भागों में बटा हुआ है। जीटी रोड के कारण 2 भागों में बटे होने के कारण तमाम ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके कृषि विश्वविद्यालय, आपके जेके कैंसर अस्पताल, एचबीटीआई, तमाम ऐसी शिक्षण संस्थाएं और तमाम विकास भवन, जिसके कारण आवागमन में रेलवे फाटक के मालगाड़ियां और तमाम गाड़ियां निकलने का अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए हमारे द्वारा निवेदन पर 17 और 18 में एक वहां बजट रखा गया था अनवरगंज से और आपके मंधना तक एलिवेटेड रोड का, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं हो पाया। इसके बाद दोबारा मेरे निवेदन पर माननीय पीयूष गोयल जी तत्कालीन रेल मंत्री थे, एक कानपुर में सर्वे हुआ जिसको बिठूर से मंधना और पनकी जोड़ने की बात हुई थी, उसका सर्वे हो गया था, लेकिन वह समस्या आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है और जाम के कारण आए दिन तमाम दुर्घटनाएं, तमाम एम्बुलेंस, अस्पतालों में जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है। आपसे निवेदन है कि पुनः माननीय रेल मंत्री से निवेदन है, वैसे मैंने कल इस विषय को सदन में रख दिया था, लेकिन चूंकि 0 आवर में डाल चुका था पहले, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक समुचित कार्रवाई करके निजात दिलाने की कृपा आपके माध्यम से होगी। डॉक्टर श्रीकांत एकतानाथ शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया। भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 44 खेलो इंडिया केंद्रों की स्वीकृति दी है और मेरे लोकसभा क्षेत्र जो है वो सबर्बन इलाका है और वर्तमान में हमने अंबरनाथ में एक शूटिंग रेंज बनाई है जो अंबरनाथ नगर पालिका के माध्यम से बनाई है और उसमें से अभी प्रशिक्षण लेके 15 लोग जो है नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये जो एमएमआर रीजन में मेरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र पड़ता है, मुंबई एमएमआर, ये दिन ब दिन जो है आबादी बढ़ती जा रही है और मेरा चुनाव क्षेत्र जो है उसका लोकेशन एडवांटेज और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए अगर यहाँ पर खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो वहाँ पर और उसी के साथ में मुंबई और महाराष्ट्र से
जो खिलाड़ी आते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा और भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशिया गेम्स में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो कर सकेंगे। तो मेरे चुनाव क्षेत्र में एक खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना हो, ऐसी मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्री श्रीरंग आपा बाड़ने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। देश में बहुत से ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी नेमबाजी और तीरंदाजी में अपने खेल का प्रदर्शन करते। इसमें गांव देहात के गरीब खिलाड़ी भाग लेते। इसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। इन खेलों में इस्तेमाल होने वाली किट दूसरे खेलों से महंगी होती है। अगर तीरंदाजी की बात की जाए तो रिकर्व और कंपाउंडन तीर धनुष्य का इस्तेमाल एशिया कप और ओलंपिक खेल में होता है और इसकी कीमत लगभग 2 लाख से 2.5 लाख होती है। जबकि अगर कोई राइफल खेल की शुरुआत करे तो उनसे ट्राउजर, जैकेट, ग्लव्स, शूज लेने पड़ते और जो इसकी कीमत 60 से 70 हजार तक जाती है। राइफल की कीमत 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है और पिस्टल की कीमत 4 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। इस प्रकार हर खेल की किट ज्यादा से ज्यादा कीमत होने के कारण गरीब प्रतिभावान खिलाड़ी इसको नहीं ले पाते। कई सारे खिलाड़ी हमारे पास भी आते जो इस खेल में मदद मांगने आते। महोदय, हमारे इतने बड़े देश में खिलाड़ी को सुविधा नहीं होने के कारण ओलंपिक और अन्य प्रतियोगिता में खिलाड़ी मेडल नहीं ले पाते। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि केंद्र सरकार खासकर खेल मंत्रालय से ऐसे गरीब खिलाड़ी को मदद की जाए जबकि वो देश के लिए खेले। धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। मैं आपका ध्यान दिल्ली में निरंतर बढ़ रही आग लगने की घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें गरीब झुग्गीवासी के जान माल की और एक के बाद एक कई लोगों के तड़प तड़प के मरने की बात है। लेकिन इस पे जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है वो इसमें कोई कार्रवाई करने की जगह जांच रिपोर्ट को भी नहीं आने दे रही है। मैं अगर 3 लाइन में बताऊं तो यहां 2018 जनवरी में 17 लोग की दर्दनाक मौत हो गई थी सर। 2019 में एक आग में 17 लोग, 2019 में ही 43 श्रमिक एक ही कमरे में जल के मर गए जिनको अवैध बिजली का कनेक्शन दिया गया था। अभी 2 दिन पहले 7 लोग मर गए अध्यक्ष जी, और ये जांच की रिपोर्ट नहीं आने दे रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत ये कहना है कि दिल्ली सरकार इस पे रोकने की कार्रवाई करे और जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसको दे, उसको छुपाए नहीं। और उसमें कई गरीबों के बेटियों की शादियों के लिए इकट्ठा किया सामान जल गया, उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इस पे कुछ कार्रवाई करे दिल्ली सरकार, ये आपसे प्रार्थना। डॉक्टर हिना गावित। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में नेशनल हाईवे 753B जो कि शेवाड़ी, नंदुरबार, तड़ोदा, अंकलेश्वर ये हाईवे मेरे क्षेत्र से होके गुजरता है। इस हाईवे का जब सैंक्शन हुआ और डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ तब पीसीयू इंडेक्स जो कि पैसेंजर कार यूनिट इस हाईवे पे बहुत कम था और जिसके कारण 4 लेनिंग का प्रपोजल नहीं बना और थोड़ा सा कम विड्थ का नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ। लेकिन डीपीआर बनने के कुछ महीने बाद तापी नदी पर हाथोड़ा गांव के पास एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है, जिसके बाद इस रोड पर ट्रैफिक भी बढ़ रही है और पीसीयू इंडेक्स 18,000 से ज्यादा हो गया है। नेशनल हाईवे 4 लेनिंग बनाने की जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ने तय की है उसके गाइडलाइंस के अनुसार अभी ये 4 लेनिंग के लिए ये रास्ता हो सकता है और ये हाईवे पे रोज 2 से 3 बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से यह मांग करती हूं कि नंदुरबार और तलोदा ये जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे 753B पर इसका 4 लेनिंग सैंक्शन हो और जल्द से जल्द काम शुरू हो। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन और
भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार के कुछ स्टेशनों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के ठहराव और एक नई गाड़ी नई दिल्ली और मुंबई के लिए चलाने की मांग करना चाहता हूं। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय का जो सबसे नज़दीक और प्रमुख स्टेशन है अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज, जाखिम, फेसर, गुरारू, गया और नबीनगर रोड स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव की मांग मैं करता हूं। महोदय, अनुग्रह नारायण रोड पर महोदय माननीय सदस्य से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी सदस्य हैं, आप भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं। जब कोई एक मेंबर बोले तो आप भी बोलेंगे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं, क्षमा मांगने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए कि समय कम होता है, उसी समय में अपनी बात पूरी करनी होती है। महोदय, अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर दिल्ली से सियालदह के बीच चलने वाली सियालदह राजधानी के ठहराव की मांग आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से करता हूं। साथ साथ इस स्टेशन पे और भी गाड़ियां हैं जिनका नंबर मैं यहां पढ़ रहा हूं। 129887, 1293837, 1235453, 12811516, 13167, 181863940, 12389, 12390, 22805006, 1502122। इन गाड़ियों का ठहराव अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर, रफीगंज स्टेशन पर 1232122, 1230708, जाखिम स्टेशन पर 1334950, 1239798, 1315152, 130010, फेसर स्टेशन पर 1301009, 1315251, गुरारू स्टेशन पर 1335049 और नबीनगर रोड स्टेशन पर सासाराम रांची फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। साथ ही सबसे देर से दिल्ली पहुंचने के लिए एक गाड़ी है जिसका नाम हमसफर एक्सप्रेस है। इसकी संख्या 12349, 12350 है, जो गोड्डा से नई दिल्ली के लिए चलती है। इन गाड़ियों के ठहराव के साथ साथ मैं धनबाद से गया अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन होते हुए नई दिल्ली और मुंबई के लिए एक एक नई गाड़ी, चाहे वो वंदे भारत के रूप में हो, दुरंतो के रूप में हो या किसी रूप में हो, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की मांग चलाने की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। श्री राम मोहन नायडू जी। Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak in 0 hour. Sir, this is a state issue, sir. Our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, before the 2019 elections, has promised the people of Andhra Pradesh that there is going to be a total ban on the sale of liquor in the state, sir. But after becoming the Chief Minister, sir, ban on the sale, this has not happened. But on the contrary, what is happening right now, sir, the AP state government itself is doing business, sir, liquor business. And cheap liquor brands have been created by the cronies of the ruling government of Andhra Pradesh. And because of this, the prices of liquor have exponentially increased also, sir. And it has also led to the creation of liquor mafia and black marketing of liquor in the state of Andhra Pradesh. And this has also led to severe adulteration in the creation of liquor also, sir. And as a consequence, the consumption of illicit liquor has risen alongside consumption of dangerous substitutes to liquor, which is like hand sanitizers and other products, sir. And what is interesting here, sir, a government which says that it is going to prohibit it's going to ban the total sale of liquor, it is earning 16,500 crores just by the sales of liquor, sir.
So, and the most important point, sir, recently, because of the consumption of spurious liquor, 18 people have died in Jangareddy Gudem in West Godavari district, sir. This is how serious the issue is. Our honorable leader, Nara Chandrababu Naidu garu, went and visited the victims' families, spoke to the doctors there, and the doctors are suggesting that this number could rise in the coming days also. So it's not going to end here, sir. I would like to put this issue in the notice of the central government because it is related to the health of the people of Andhra Pradesh, and if this black mafia, liquor mafia is left unchecked, it's going to lead to serious problems in the state of Andhra Pradesh. I once again request the central government to look into this issue. Thank you very much, sir. महोदय, आपने मुझे आखिर में एटलीस्ट बोलने का मौका दिया। बैलेट में मेरा नाम सबसे ऊपर तीसरे नंबर पे था, तो लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाना चाहता था। मान्यवर काशीराम जी की जयंती थी कल, 88 जयंती थी। उन्होंने इस समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके जागरूक करने का काम किया और हमारी ये मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो मैं कल भी ये बात उठाना चाहता था। मैं विषय पर आना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको ध्यान में लेगी और मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से अवार्ड करेगी। मान्यवर, मैं सभापति महोदय, मेरा जो विषय है, मेरे क्षेत्र में जो बिजली के तार हैं, आप जाते होंगे NH9 पर नेशनल हाईवे बन गया और नेशनल हाईवे के ऊपर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बड़ी लाइन जा रही है और वो लाइन जो है किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। कभी तो हाईवे उसको खोल देता है, और जब ब्रजघाट में मेला लग रहा था उस वक्त इसलिए नहीं खोला कि साहब ऊपर से लाइन जा रही है। और कल जब मैं क्षेत्र में जा रहा था मैंने देखा कि ट्रैफिक चल रहा है, किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि डिपार्टमेंट को आप निर्देशित करें, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो जर्जर तार हैं उनको बदलने का काम किया जाए। कई जगह रोज दुर्घटनाएं होती हैं, तार गिर जाते हैं, और खासतौर से किसानों की जो मांग है, उनके जो ट्यूबवेल्स के ऊपर कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शंस में वहां पर ट्रांसफार्मर कम कैपेसिटी के हैं। पता चला 63 का ट्रांसफार्मर है, 100 की डिमांड है, लेकिन नहीं हो पा रही है। हम एक साथ कई बार हमने ये डिमांड की है कि क्षमता वृद्धि की जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि ट्रांसफार्मर्स की कृषि क्षेत्र में जो ट्यूबवेल किसान चलाते हैं उनके यहाँ क्षमता वृद्धि की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी साहब जी, प्लीज। थैंक यू सर, ये शून्यकाल में बात करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर जी। हमारा तेलंगाना राज्य में हर जगह पे कोने कोने पर कई सालों से कम ये खेत बोड़ी के लिए हमारा सरकार ने, टीआरएस पार्टी, हमारा सीएम साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने फार्मर्स के लिए बहुत कुछ सहूलत दिया। अभी ये साल में, पिछले साल में, ये साल में एग्रीकल्चर 10 गुने बढ़ गए। अभी सबसे मुद्दा यह है, 3 महीने से हमारा अभी पैडी का मौसम आ गया, हर जगह पे खेती बोड़ी का चालू हो गया। अभी 2-2.5 महीने हो गए। अभी फर्टिलाइजर का बहुत दिक्कत हो रहा। हर गांव में फर्टिलाइजर का फार्मर्स जो है सुबह शाम तक लाइन पे लगा के, अब 4-4 घंटा, 5-5 घंटा अभी लाइन पे हजारों फार्मर्स पूरा काम धंधा छोड़ के फर्टिलाइजर्स के लिए फिर लाइन पे ठहर के भी एग्रीकल्चर ऑफिसर, फर्टिलाइजर शॉप्स के ऑफिसरों के साथ में बैठे, मगर 1 लाख टन शॉर्टेज है इस साल में। फिर ये शॉर्टेज किस लिए हो गया? पिछले हफ्ते में अपना सदन में भी अपना मंत्री जी बताया, ये यूक्रेन रशिया का ये वार के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता बोल के हमारे को प्रॉमिस भी किया। फिर इस बार 3 महीने से फर्टिलाइजर का तेलंगाना पूरा स्टेट के अंदर शॉर्टेज, बहुत शॉर्टेज है। हमारा फार्मर्स बहुत दुख से है। ये इमीडिएटली ये फार्मर्स के लिए हमारा फर्टिलाइजर के बारे में फिर तुरंत फिर 1 लाख टन शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज छोड़ के और 1 लाख फिर टन का रिक्वायरमेंट है, 2 लाख टन का रिक्वायरमेंट है पूरा स्टेट के अंदर। पूरा हमारा स्टेट में सारे 90% ऑफ द। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में देश आजादी का
अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें सरकार द्वारा अनेक राष्ट्रवाद से प्रेरित कार्य किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे अनुरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से कि मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत मेरे गृह जिला सिवनी मुख्यालय में अंग्रेजी शासन काल में निर्मित पुरानी जेल है। इस जेल में तत्कालीन समय में आजादी में अपना सर्वस्व त्याग करने वाले अनेक विभूतियां रही हैं, जिसमें सिवनी में स्थित पुरानी जेल में हम सबके पूजनीय सम्मानीय द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु गोलवलकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शरद चंद्र बोस जी, आचार्य विनोबा भावे जी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, काका कालेलकर जी, अभ्यंकर जी सहित अनेक ऐसी विभूतियां उस जेल में 55 विभूतियां उस जेल में निरुद्ध रही हैं। 1932 से आजादी के वर्ष तक वर्तमान में इस जेल भवन में कन्या महाविद्यालय अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। आपसे आग्रह है कि पुरानी संचालित कन्या महाविद्यालय को अन्यत्र स्थानित करते हुए इस पुरानी जेल का जीर्णोद्धार करते हुए इन महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की जाकर उनके जीवन व्रत अंकित करते हुए स्मारक बनाया जाए। इन अमर विभूतियों की याद में जिला सिवनी में स्थित पुरानी जेल को इन अमर विभूतियों की स्मारक बनाया जाता है तो यह इन अमर विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आग्रह है कि सिवनी स्थित पुरानी जेल का आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर विभूतियों की याद में स्मारक बनाया जाए। धन्यवाद। श्री दुर्गादास उइके जी। आदरणीय सभा का आभार व्यक्त करता हूं, आपने लोकहित के मुद्दे पर विचार अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित है। समूचा क्षेत्र इमारती लकड़ियों, सागौन, शीशम से लेकर दुर्लभ वन औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। माननीय सभापति जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। महोदय, लंबे अरसे से वन माफियों द्वारा धड़ल्ले से चोरी छिपे वनों को नष्ट किया जा रहा है। भारी क्षति पहुंचाई जा चुकी है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां वृक्षों से मुक्त हो चुकी हैं। सभापति जी, आपके माध्यम से केंद्रीय वन मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि वन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभापति जी, आपके माध्यम से भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वन संरक्षण अभिवर्धन की दिशा में आगामी 10 वर्षों तक शासकीय और शासकीय स्तर पर वनों की कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ताकि वन नैसर्गिक रूप से पल्लवित पुष्पित विकसित हो सकें तथा मानव जीवन एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, काफी संख्या में सदस्य शून्य प्रहर में बोलना चाहते हैं। 1 मिनट में कृपया कर अपनी बात पूरी करिए, केवल 1 मिनट, ठीक है जी? नहीं तो मैं दूसरा नाम बोलूंगा। श्री गिरीश चंद्र जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में साक्षर भारत मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2010, 2011, 2012 में प्रदेश की 50,563 ग्राम पंचायतों में 2 शिक्षा प्रेरक एवं महिला एवं 1 पुरुष चयन मेरिट के आधार पर ग्राम लोक शिक्षा केंद्र पर किया गया था। महोदय, इनका काम केंद्रों की मॉनिटरिंग करना तथा ग्राम पंचायतों में 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के साथ साथ उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का था। शिक्षा प्रवर्तकों ने उत्तर प्रदेश में 60% से 80% साक्षरता पर दर पहुंचाने में बड़ी जिम्मेदारी से 8 वर्षों तक काम किया। उसके बाद भी वर्तमान सरकार के द्वारा 31 मार्च 2018 को बिना किसी सूचना के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। महोदय, आपके शिक्षा प्रेरक मानदेय धनराशि जो 35 से 40 महीने तक बकाया है, जिसका अभी तक सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, अब उन्हें अपने परिवार को जीविकोपार्जन करने में परेशानी हो रही है। मेरी सरकार से मांग है कि साक्षर भारत मिशन की योजना के अंतर्गत सभी कार्यरत शिक्षक प्रेरक एवं ब्लॉक समन्वयक को पुनः बहाली की जाए और उनका बकाया मानदेय भुगतान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री C.N. अन्नादुराई जी। Honorable Chairperson, sir, I would like to draw the attention of Honorable Minister of Chemical and Fertilizers towards severe shortage and rampant hoarding and black marketing of fertilizers throughout the country and especially Tamil Nadu. Farmers are running from pillar to post and the productivity of various crops is declining. Since, sir, the present government aims at doubling the income of the farmer, therefore, it is
necessary that government must take on priority basis suitable action to ensure the continued supply of fertilizers at the subsidized rate. Thank you. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी. Thank you, sir. Sir, MP-led guideline para 4.7 and 4.10 clearly state that the balance of MP-led funds left by the predecessor MP of Lok Sabha would be passed on to the successor MP. Further, the workshop MP-led shall be completed within the 18 months from the date of dissolution of Lok Sabha. Sir, in my constituency, that is Jaspur, in the state of Odisha, the MP-led account of my predecessor is yet to be closed despite lapse of timeline due to non-receipt of full amount from Government of India, and works recommended by my predecessor could not be completed as work order were not released due to non-availability of funds. Sir, when the MP-led was suspended for the financial year 2020 and 21 and 22, I requested the Ministry of Statistics and Program Implementation for clarification in this regard and release of funds, so that the amount, including the interest accrued to my predecessor account, can be utilized for the developmental activities of my constituency. But I am yet to get any response from the ministry. Sir, I humbly request the Honourable Minister, through you, sir, to look into the matter and issue necessary clarifications, instructions to the authorities concerned to release the funds accordingly. Thank श्री you, sir. कार्ति चिदम्बरम जी. Technology creates new opportunities, and today we have something called the gig economy. And a gig worker is somebody who has a non-traditional relationship between the employer and employee because of technology. In India, there are 15 million workers in the gig economy, and it is bound to grow to 25 million and perhaps to even 100 million in the long term. And there are companies which are valued in billions which operate in this gig economy. Companies like Swiggy, Dunzo, Zomato, Uber, Ola, they're all valued in billions of dollars. Their valuation is based on a principle called TAT, turnaround time. The shorter the turnaround time of them providing the service, the greater the valuation is. So we have delivery companies which promise delivery of either food or groceries or any products within 10 minutes and 30 minutes. But this delivery is done by workers who are not employees of the company, who are driving a two-wheeler, which is a personal vehicle, but are doing a commercial delivery and carrying a huge weight in their pillion, in the carrier or in the pillion seat. But there is no protection for these workers. There is no classification whether these vehicles are meant for commercial delivery, and insurance companies refuse to give compensation if there is an accident. And there has been an accident and there have been fatalities. In Zomato, a person called Salil Tripathi died while making a delivery. So these delivery companies need to be regulated. They can't have these unrealistic and unreasonable delivery times, which is putting the life of these workers in great peril. So I urge upon the government to come up with some guidelines and also some protection of all the workers in the gig economy. Thank you. Thank you, sir. Chairman, sir. Sir, Tamil Nadu has always been a state which is very peaceful, and we celebrate communal harmony and faith. But for the past few years, there is a new kind of politics called dead body politics has started in Tamil Nadu. And particularly, there is an IPS officer who is a retired IPS officer who had come to Tamil Nadu from Karnataka. His work is to create tension in each one of the death of young kids who commit for suicide. He connects with the minority communities. Christians and Muslims are connected to any kind of deaths which happens, and they create a lot of nuisance, and they try to divide the society, and they spread a lot of wrong information about the death of that kid, which is putting a lot of divisions in the society. It has been in Madurai district also, it has happened, in Tanjavur district also it has happened. I request through you, sir, the Honorable Prime Minister should intervene, and he should tell to his party men not to do this kind of cheap politics. Shri V. Komti Reddy. Thank you. Thank you, Speaker sir. ये तेलंगाना का गंभीर समस्या है सब. ये मूसी प्रोजेक्ट का जो हैदराबाद से क्रॉस होके ये प्यूर तेलंगाना रिवर है सर. विकाराबाद में शुरू होके थ्रू पोचमपल्ली, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से, नलगोंडा से फिर कृष्णा रिवर में मिल जाता है. पूरा हैदराबाद का अनट्रीटेड ड्रेनेज वाटर मिक्सिंग इन दैट मूसी रिवर, इट गोज
to along with 150 kilometers in my constituency and other constituency also, 1 crore people is suffering with all lung diseases, polluted air, ये ड्रेनेज कोई सीवरेज प्लांट बनाया ना बीच में नहीं बनाया सर। कितने बार रिक्वेस्ट करे, ये हाउस में मैं भी 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा, मैं आपके बारे भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर दूं, नमामि गंगा कैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब क्लीन करके ऐसा कर रहे, वैसा नहीं करेंगे तो 1 करोड़ पब्लिक का हेल्थ खराब होगा सर। इसके बाद में जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो लोग भी अनट्रीटेड वाटर को इसमें छोड़ देंगे साहब, इसीलिए पूरे तेलंगाना पूरा गंदे हो गए साहब। थैंक यू। और एक बार रिक्वेस्ट कर दूं भाई, थैंक यू सर। श्री वीरेंद्र सिंह जी। महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं बलिया लोकसभा से आता हूं। अभी पिछले दिनों मैं 2 शहीदों के मूर्ति का अनावरण करके आया हूं, विजय शंकर पाल और मनोज सिंह का। विजय शंकर पाल का जन्म स्थान हल्दी के निकट हांसनगर में है और मनोज सिंह का जन्म स्थान चितबड़ा गांव के है। मैं दोनों जगह भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनके शहीद स्थल को विकसित करने के लिए जो भारत सरकार ने योजना बनाई है वहां विकसित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले भदोही लोकसभा में भी था, वहां भी एक शहीदों की लंबी कतार थी, 22 लोग कच्ची फांसी में झूल गए थे, वहां मैंने शहीद स्मारक बनवाया था। और बलिया भी 1942 में आजाद हो गया, देश 47 में आजाद हुआ, बलिया में भी शहीदों की एक लंबी कतार है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि विजय शंकर पाल और मनोज सिंह के नाम पर वो जो सड़क है उनके सड़क पर नामकरण करना चाहिए और उनके शहीद स्थल को जहां उनकी मूर्ति बनी है उसको विकसित करने की योजना जो सरकार ने बनाई है अविलंब उस पर काम शुरू होना चाहिए। श्री गुरजीत सिंह औजला जी। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर साहब, मैं जो पिछले दिनों यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे जो विद्यार्थी फंसे थे उनको लेने के लिए भी वहां पोलैंड तक गया हूं। सर, सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं एक छोटे से कंट्री में जाकर एमबीबीएस की एजुकेशन ले रहे हैं। ये पहले बड़े शर्म की बात है, दुख की बात भी है। पहले तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे स्कूल का एजुकेशन, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बढ़िया कीजिए ताकि विद्यार्थी यहाँ रह सके। सर, मैं जब वहां गया तो वहां देखने को मिला कि बहुत विद्यार्थी जो हैं वो सरहद पार से पैदल आ रहे हैं, उनके पांव सूजे हुए हैं और खारकी में करीब 1200-1400 बच्चे फंसे थे, जहां मेरे क्षेत्र के भी काफी विद्यार्थी वहां थे। वहां डॉक्टर संधू थे, करण संधू उनकी टीम थी जिन्होंने नीचे ग्राउंड में काम किया है। सर, मेरी एक तो हम्बर रिक्वेस्ट ये है कि उनको सबको 4-5 इंडियन थे जिन्होंने टोटल राशन भी दिया और उनके रख रखाव का प्रबंध भी किया और उनको लेकर भी वहां से आए और बहुत दुखद मंजर था सर। एक तो उनको बुलाकर सरकार सम्मानित करे। दूसरी बात सर, मेरी हम्बर रिक्वेस्ट ये है, जितने विद्यार्थी हमारे देश के आ चुके हैं अब हिंदुस्तान में, सर उनकी पढ़ाई जो अभी मेडिकल की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। वहां ऑनलाइन क्लासेज अभी नहीं शुरू हो सकती क्योंकि जंग का माहौल है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, उनके पेरेंट्स जितने पैसे वहां उनको पे करने थे फीस, उतनी पे वो देने को तैयार हैं। उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई है या दूसरे कोर्स हैं वो सरकार इंडिया में कंटिन्यू कराए और जो कॉलेज है उनकी सीटें बढ़ाएं। इससे क्या है कि आगे आने वाले समय में भी जो एजुकेशन में है, मेडिकल एजुकेशन में, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया में ही पढ़ाई हो सकती है। लेकिन दूसरी बात सर, बहुत महंगी पढ़ाई है मेडिकल एजुकेशन की, और दूसरी भी सर उसके ऊपर लगाम लगाइए। ये बहुत बड़ा माफिया है, कम रेट में लोगों को सीटें दीजिए। धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछले खरीफ 21 में राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई थी। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैंने अगस्त में सीएम और डीएम को भी पत्र लिखा था और अकाल घोषित करने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। महोदय, राजस्थान के अंदर सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में मिला। खरीफ 21 के जो पत्र लिखा उसमें केंद्र से टीम सर्वे के लिए आ रही है और उस टीम के साथ में हम जब जुड़े
तो महोदय उस टीम ने हमें बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिरोही जिला जो है उसमें मात्र 2 ब्लॉक को लिया, रेवदर और पिंडवाड़ा ब्लॉक को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिंडवाड़ा और रेवदर में भी फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन अकाल का जो सर्वे करना था उस केंद्रीय टीम को गुमराह किया और उनसे सर्वे नहीं करवाया गया। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध है, हमने वहां पे भी उस केंद्रीय टीम को ज्ञापन दिया था, मेरे एमएलए ने भी ज्ञापन दिया। ये 2 ब्लॉक जो है हमारे विधानसभा है मैडम महोदय, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है और जिस ब्लॉक को लिया वो एक निर्दलीय कांग्रेस समर्पित एमएलए का है, इसलिए उस ब्लॉक को चयनित किया। मैं आपके माध्यम से महोदय मांग करता हूं कि यहां से निर्देश उनको दें कि केंद्रीय टीम जो सर्वे करके आई है उन रेवदर और पिंडवाड़ा के किसान जो है उनको भी मुआवजा मिले, उनको भी राहत मिले, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद। अधीर जी। सर, हमारे हिंदुस्तान में सदियों पुरानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आपको जानकारी शायद होंगे, ये हमारे बहुत बड़ा संस्था है। सर, सर्वप्रथम SPMCIL की चारों टकसालों में वित्त वर्ष 2022-23 में कोई उत्पादन लक्ष्य नहीं किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में घोषित जैसे नोटबंदी की तरह इस सरकार के द्वारा अघोषित मुद्राबंदी की जा रही है, क्योंकि सरकार या SPMCIL द्वारा RBI से सिक्कों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं करी जा रही है। सिक्कों की वितरण प्रणाली को केवल RBI के हाथ में रखने के अलावा बैंकों के द्वारा ATM में नोट रखने के लिए जिस तरह प्राइवेट कंपनी को रखा जाता है, उसी प्रकार दुकानों पर सिक्कों का वितरण करने हेतु प्राइवेट कंपनियों से सिक्कों का वितरण की व्यवस्था करना एवं बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस के द्वारा सिक्कों के वितरण की व्यवस्था करना, क्योंकि डाकघर देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और उनके द्वारा देश के हर क्षेत्र में सिक्कों का वितरण सुनिश्चित हो सकते। सर, इसीलिए मैं सरकार को ये निवेदन करूंगा कि सरकार कृपया टकसालों को बंद करने की बजाय सिक्कों का उत्पादन लक्ष्य जारी करने के लिए आदेश दे। श्री होरन सिंह बेजी जी, प्लीज। चेयरमैन साहब जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि मेरा जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में पहले राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाता है उसका स्टॉपेज था, लेकिन जब कोरोना आया इसके बाद अभी तक स्टॉपेज नहीं मिला, इसलिए लोगों का बहुत तकलीफ हुआ कि इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द ही जल्द ये व्यवस्था करें। धन्यवाद सर। भारती सयाल जी, डॉक्टर भारती जी, डॉक्टर भारती सयाल, हाँ नहीं, ओके, ही बी डन। श्री हसनैन मसूदी जी। जनाब बहुत शुक्रिया। जनाब, एक संगीन माहौलियाती आलूदगी का मामला उठाने की आपने मुझे इजाज़त दी, जनाब उसके लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खरीवन एरिया में कोई 8 के करीब सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जो माहौलियाती आलूदगी का सबब है, सोर्स है बहुत बड़े पोल्यूशन का। इलाके में पहले ही इस पोल्यूशन से जनाब जो डस्ट पोल्यूशन है, इससे पहले ही वहाँ का जो एक बड़े माना जाता था ये इलाका हॉर्टिकल्चर के लिए और सैफरन के लिए, वो पहले ही मुतासिर है। और जनाब यही नहीं बल्कि पास में जो जंगलात हैं वो भी मुतासिर हैं और दाशीगाम का नेशनल पार्क जो कि गौरव है जम्मू कश्मीर का, वो भी खतरे में है। तो अब उसके बाद एक तो ये रिसोर्स सीमेंट फैक्ट्रीज रिसोर्सेज लोकल इस्तेमाल करती हैं, वहाँ की लोकल जो लाइमस्टोन है वो भी इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब सेहत पर असर पड़ा है, अब का जो दिल के मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा ये मुतालबा होगा पहले एक ऑडिट किया जाए, फैक्ट्रीज चलें काम हो, लेकिन पहले ऑडिट किया जाए क्या ये माहौलियाती आलूदगी के लिए जो इक्विपमेंट है क्या वो लगाया गया है। और एक दूसरी बात यह है तो क्या और जो नुकसान हो गया लोकल पॉपुलेशन, क्या पोल्यूटर टू पे का जो प्रिंसिपल है सारे यूनिवर्सली जो माना जाता है, क्या उसके तहत सरकार कोई एहतमाम करेगी ताकि उनका एसेस करके लॉस इन फैक्ट्री ओनर्स को कहा जाए ये कंपनसेट करें। और
दूसरी बात यह कि जो मुलाजमतें हैं वो भी वहां मिलती नहीं है। ओनर्स तो जाके श्रीनगर में रहते हैं पॉश कॉलोनीज में, लेकिन लोगों को 24 घंटे ये जो डस्ट पोल्यूशन है ये बर्दाश्त करना पड़ता है। तो और सरकार नहीं, जस्ट एक मिनट, और सरकार और सरकार वहां के जो हॉस्पिटल है उसका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए। और तीसरी बात जनाब ये है कि जो आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो इस ऑडिट का जो भी रमा देवी जी उससे वो हाउस के सामने रखे और जो भी इक़दाम करें उनसे हाउस को। एक मिनट प्लीज, सभी ध्यान रखें, 1 मिनट की सीमा का ध्यान रखें प्लीज जी। 1 मिनट ही बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। माननीय सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शिवर एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां सड़क एवं परिवहन का अभाव है। इसी कड़ी में मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले मोतिहारी शिवर मुजफ्फरपुर पथ की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि NH 28 मोतिहारी रक्सौल पथ एवं NH 77 मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी पथ के बीच स्थित मोतिहारी ढाका बेलवा घाट शिवहर नरवारा मीनापुर मुजफ्फरपुर तक यह एक सड़क पथ निर्माण विभाग बिहार का है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 105 किलोमीटर है। अनुरोध पूर्वक कहना है कि यदि उपरोक्त 2 महत्वपूर्ण NH के बीच में अवस्थित मोतिहारी शिवर मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि इस रूट पर प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां का आवागमन होता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में शामिल करते हुए यदि इसका रूट मोतिहारी ढाका बेलवा घाट शिवहर नरवारा मीनापुर मुजफ्फरपुर किया जाता है तो पूर्वी चंपारण जिला से शिवहर जिला के बीच की दूरी कम होने के साथ साथ पूर्वी चंपारण शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला आपस में एक रूट में जुड़ जाएगी तथा इनसे जुड़े पिछड़े इलाकों का विकास संभव हो सकेगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनता के व्यापक हित में मोतिहारी ढाका बेलवा घाट शिवहर नरवारा मीनापुर मुजफ्फरपुर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करने की आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Chairperson. Mr. Chairperson, I would like to draw the attention of this House towards the privatization of electricity utilities in Chandigarh. Chandigarh has the cheapest power in the country, but notwithstanding that, the government is going ahead in privatizing the power utilities in the most arbitrary manner. This privatization, Mr. Chairperson, sir, can only be done under Section 63 of the Electricity Act after notifying the competitive biddings as per Government of India guidelines. Now, interestingly, Mr. Chairperson, sir, on 20th of September 2020, when the standard bid document was published, there was a disclaimer which said, and I quote, "The provisions contained in the SBD do not represent the views of the ministry." My submission, Mr. Chairperson, is that the privatization of electricity utilities in Chandigarh is being done in a completely illegal manner. And this must be immediately stopped by the Power Ministry. I would like to request the Government Parliamentary Affairs Minister is sitting here that please convey our sentiments to the Power Ministry that what they are doing is completely illegal. दादा चंद्रशेखर जादव जी प्लीज। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं। आए दिन जो है रेल के दरवाजे से यात्री गिर जाते हैं और बहुत बड़ी हानि होती है, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि मेट्रो रेल की तरह सभी गाड़ियों के दरवाजे जो है स्वचालित हों, जिससे यात्री न गिरे और उनकी जो जनहानि न हो। दूसरी बात है, मेरी लोकसभा फिरोजाबाद में एक टूंडला रेलवे स्टेशन है। टूंडला रेलवे स्टेशन से एक गांव है नैला छुटिया अनवारा, इसमें 3-4 हजार की आबादी है। सैकड़ों वर्षों से यात्री और गांव वाले जो है इस रेलवे स्टेशन से गांव पहुंचते हैं, लेकिन आज वहाँ पानी भरा हुआ है, या निकलने के लिए रास्ता नहीं है। जब गांव वालों ने रास्ता पक्का करने के लिए कहा तो रेलवे वालों ने मना कर दिया। अब वो है धरना दे रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। मेरा आपके द्वारा रेल मंत्री से विनय अनुनय है कि उनको जो है पहले की तरह निकलने दिया जाए
और रास्ता पक्का करने दिया डॉक्टर है। अमर सिंह धन्यवाद। जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज मेरी फतेहगढ़ साहब कंस्टिट्यूएंसी ने बहुत दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिखा पढ़ी कर रहा हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और मंत्री जी से 3 नेशनल हाईवे हम मांग कर रहे हैं। एक है बसी पठाना फतेहगढ़ साहब जो सरहद मतलब सरहद और पटियाला, और दूसरा हम मांग कर रहे हैं खन्ना मलेरकोटला रायकोट जगरांव, और तीसरा नवा शहर राहों माछीवाड़ा समराला खन्ना और लुधियाना। सर ये सारे वो है जो हिस्टोरिकल टाउन्स को और वो सेंट्रल पंजाब में कनेक्ट करते हैं नेशनल हाईवेज को। ये इलाके की तरक्की के लिए बहुत हमें मदद करेंगी। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, आज 0 आवर में भी निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि इन तीनों नेशनल हाईवेज डॉक्टर को भारती सियाल जी। थैंक यू सर। जी सर, मेरा भावनगर का एयरपोर्ट बहुत ही पुराना है। पहले बोइंग भी वहां चला करता था। सर, कुछ टाइम पहले एयर इंडिया की भावनगर मुंबई से एक फ्लाइट चली। बाद में स्पाइस जेट की भावनगर मुंबई, भावनगर सूरत और भावनगर दिल्ली की भी एक फ्लाइट चली जिनका इनॉग्रेशन माननीय मंत्री जी ने किया। लेकिन बाद में सर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एयर इंडिया की भावनगर मुंबई की फ्लाइट भी 6 मार्च से बंद हो गई। और स्पाइस जेट ने भी सर नोटिस दे दिया है कि सूरत दिल्ली फ्लाइट तो पहले बंद कर चुके हैं, लेकिन मुंबई वाली जो एक फ्लाइट बची है वो बंद करने जा रहे हैं। सर, भावनगर मुंबई और भावनगर सूरत ट्विन सिटी जैसा व्यवहार है। अगर ये फ्लाइट भी बंद हो जाएगी तो हमारे एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट नहीं चलेगी, हमारा एयरपोर्ट का ही कोई महत्व नहीं रहेगा। हमारा भावनगर और अगल बगल के 3 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ठप हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि भावनगर मुंबई, भावनगर सूरत और भावनगर दिल्ली के लिए कोई भी एयरलाइंस या तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट चलाई जाए। धन्यवाद सर। श्री राहुल शिवाले जी।